नंबर पहला, इस पुस्तक को छूना मना है, वह किस प्रकार का है? चलिए आप कमेंट्स करें, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ, ठीक ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा निषेधवाचक वाक्य होगा। उसका रीजन बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जब मीन्स ना कहा है यानी मना किया जाए, निगेटिव सेंस आए तब आता है, ठीक ना। इस पुस्तक को छूना मना है मतलब निगेटिव मीन्स है, इसलिए ये निषेधवाचक होगा। विधानवाचक क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव मीन्स आता है, ठीक ना। इस पुस्तक को छुएं, ठीक है। आज्ञावाचक जाओ सो जाओ, ठीक ना। संकेतवाचक अगर बारिश न होती तो मैं भोपाल गया होता, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये मीन्स आते हैं। तो इसमें ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार से क्वेश्चन आया। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, इनको आप पढ़ें डिटेल से। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये रोहन सुबह ही पटना चला गया, ठीक ना, ये सही होगा। सिधार गया गलत हो जाएगा। वो चला ये गलत है। पधार ये भी गलत, ठीक ना। निम्नलिखित में से तालाब का तत्सम शब्द क्या होगा? तो तालाब का तड़ांग होगा। ये जो होता है तिनका होता है, तिनका का तत्सम तीक्ष्ण यानी तीखा का तत्सम, और तुंद जो होता है ना तोंद का तत्सम होता है, ठीक ना, तोंद। अगला, काली घटा घमंड घटा नभ मंडल तार का वृंद खिले, इसमें जो होगा यमक अलंकार। उसका रीजन यहाँ घटा घटा दो बार आया, लेकिन ये मीन्स जो अलग अलग। घटा मतलब यहाँ बादल का छाना, और घटा का मतलब कम होना। मतलब यमक अलंकार वहां आता है जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके मीन्स जो है ना यानी अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। हिंदी को भारत देश ने किस रूप में अपनाया? तो राजभाषा के रूप में। अब कब अपनाया? तो संविधान में, ध्यान रखना, संविधान में इसको 14 नवंबर 1949 को अपनाया गया। फिर इससे एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं कि बन सकते हैं, ठीक ना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक ना, तो विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक ना, ये याद रखना अच्छे से, ठीक ना। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक ना, ये याद रखना, सितंबर कर देता, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक ना। अगला, दासत्व तो शब्द में प्रत्यय है तो प्रत्यय है। सही वर्तनी बताना है तो अनौपचारिक सही होगा, बाकी सब के सब रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको सही वर्तनी वाले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। प्रकाश का पर्यायवाची क्या है? तो ये होता है आलोक, बाकी ये सब के सब रॉन्ग है, ठीक ना। निस्दिन बरसत नयन, हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो श्रृंगार रस का, ठीक ना। ये सब श्रृंगार के 2 प्रकार याद रखना, वो कौन से होते हैं? वियोग और संयोग। फिर इनकी स्थायी भाव याद रखना, तो वीर का होता है उत्साह, ठीक है। भयानक का होता है भय। वात्सल का होता है वात्सल्य का वत्सल। और श्रृंगार के होता है रति। फिर इनके रस के क्या क्या पढ़ना है आपको? भेद पढ़ लेना है, ठीक ना, अंग पढ़ लेने हैं, प्लस सभी रस के कितने प्रकार होते हैं उनके स्थायी भाव पढ़ लेना है, ठीक है। अगला, दिल्ली में ऊंची इमारतें, वाक्य विशेष क्या है? तो इमारत होगा। विशेष कहते हैं किसे? ये याद रखें, विशेषण जिस वस्तु की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेषण क्या है? ऊंचा, ठीक ना। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? इमारत की, इसलिए हो जाएगा विशेष, ठीक ना। अगला, माँ के लिए दवा ले आओ, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो ये के लिए जो है ना इसमें लाइन होना चाहिए, तो मिस हो गया है, तो ये होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? के लिए विभक्ति होती है, ठीक ना। कारक की, अब कारक आया है, कारक तो कारक की संख्या याद कर लेना। कारक होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है ना, ठीक ना। कर्ता ने, यहाँ कर्ता कारक कब होगा? जब ने आए, कर्ता ने कर्म को, जब को आए तो कर्म होगा। करण से, अगर से आए तो आप जानना है कि कर्ण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए यहाँ होता है के लिए। इस प्रकार से आप याद रखें, ठीक ना। के लिए मतलब संप्रदान कारक, ने आए कर्ता कारक, से आए करण कारक, तो यहाँ के लिए था इसलिए क्या होगा? ओनली संप्रदान कारक, ठीक ना। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये हो जाएगा विदुषी, बाकी सब पुल्लिंग है। प्राचीन का विलोम तो नवीन याद रखें। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धजियां उड़ाना है, ठीक ना। तो मुहावरे आप पढ़ें, विलोम पढ़ें, ठीक ना, याद करें उनको। झूठा सच किसकी कहानी है? तो ये होता है, ये है यशपाल की। तो कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब क्या है? आपकी हिंदी जो बुक है ना उसमें से आप टॉपिक उठा करके पढ़ें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ही इज ट्रूली इंडियन, इसमें आर्टिकल का यूज करना है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एन होगा। उसका रीजन बता देता हूँ। जब हम इंडियन को पढ़ रहे थे, इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण आई से शुरू हुआ था, और आई को क्या बोलते हैं? स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? एन, ठीक ना। तो आर्टिकल आप पढ़ें। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट। तो ये कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल और ये दोनों है इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक ना। और इनका प्रयोग नाउन के जस्ट पहले किया जाता है। इंडियन जो है यहाँ नाउन है, ठीक है। चलिए, जस्ट अपोजिट ए का जब हम यूज करेंगे तो जैसे अ मैन, यहाँ पे जब आप पढ़े तो इसमें क्या क्या आया है? माँ आया है। और माँ क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी व्यंजन, जैसे व्यंजन का उच्चारण आता है, इसलिए आ का यूज हुआ है, ठीक ना। रही बात दा की, तो दा का प्रयोग हम जब करेंगे तो यूनिक वर्ड्स बिफोर करेंगे, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ठीक ना, अर्थ हो गया। जो इस संसार में फेमस चीजें हैं और यूनिक हैं, एक है, उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं प्लस। ये पहली कंडीशन, जैसे सन, मून, अर्थ और द ताजमहल हो गया, क्योंकि फेमस बिल्डिंग है, अकेली है, ठीक ना, इस प्रकार से। और नहर के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले, ठीक ना, नदी के नाम के पहले, पवित्र पुस्तक के नाम के पहले दा का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसको हम देखेंगे। अगर आप सीखना चाहें डीप से तो आप कमेंट्स करें, इसको हम बताएंगे। बाकी अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला? पिक आउट ऑड आउट, इनमें से आपको बताने से अलग कौन सा है, ठीक ना। तो कार, टावर, बस, रिक्शा, ठीक ना, ये सभी यातायात के साधन है, बस, कार, रिक्शा, जबकि ये टावर नहीं, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा। गिव प्लूरल ऑफ फर्नीचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लेना। फर्नीचर का जो प्लूरल होता है ना, फर्नीचर ही होता है, ये नहीं होता, ना ये होता, ना ही ये, ठीक है। ऐसे ही डियर का प्लूरल भी डियर होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है, सीरीज का प्लूरल सीरीज ही होता है, ठीक ना। और न्यूज, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया, न्यूज का प्लूरल क्या होता है? तो न्यूज सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी सेम ही होता है। फिजिक्स का प्लूरल फिजिक्स ही होगा, ठीक ना। चलिए अगला करते हैं। राइट द एंटोनिम्स ऑफ परस्पिक्यूटी, इसका एंटोनिम्स बताना, मतलब विपरीतार्थक शब्द। तो इसका होगा अनक्लियरनेस, ठीक ना। अगला देखते हैं, विच वन इज नाउन, इनमें से बताना है कि नाउन कौन सी है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, ठीक ना। यहाँ एल वाई लगा है तो एडवर्ब है। माई सेल्फ होता है प्रोनाउन और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये, ठीक ना। ये गलत हो जाएगा। ब्रेव जो है डिग्री है, क्योंकि इसका ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट बनता है, तो ये डिग्री हो गया, एडवर्ब हो गया, ये प्रॉपर, ये प्रोनाउन हो गया। तो बचा क्या? हाउस क्या है? नाउन है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पहला ही होगा बोथ यू एंड आई, हम दोनों, आप और मैं। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जो भी नुकसान हुआ दोनों का जो जिम्मेदार है आप और हम दोनों लोग हैं, ठीक है। अगला, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस क्रिएट किया जाता है ना, तो सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट बनते किससे हैं? नाउन से, प्रोनाउन से, जीरंड वर्ब से, ठीक ना। चलिए, तो इसमें से नाउन ढूंढते हैं। इंडीड, इन नीड, अ फ्रेंड, इज, तो ये हो गया नाउन, ठीक है। फ्रेंड, तो इसके साथ सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो ये देखो, अ फ्रेंड, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए, ठीक ना, दोनों में अ फ्रेंड। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही वर्ब लगते हैं, अ फ्रेंड इन नीड, ठीक ना। तो यहाँ पे वर्ब इज आ लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ नीड प्रोवर्ब का यूज होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये सही होगा। जो सच्चा दोस्त होता है वो व्यक्ति में साथ देता है, ठीक ना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला, गिव वन वर्ड, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसका एक शब्द में उत्तर देना है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक वह व्यक्ति का नाम बताइए जो सुख और दुख में समान रहता हो, ठीक ना। तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉइक, स्टॉइक बोलते हैं, ठीक ना। ये सुख हो या दुख समान स्थिति पे रहता है, ठीक ना। अगला, टू बी इन अ फिक्स मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या? मुसीबत के समय की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं टू बी इन अ फिक्स, ठीक ना। ये आंसर सही होगा। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति को क्या बोलते हैं? टू बी इन अ फिक्स, करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He said, will you join me? अब इसको बोला है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना, जैसे ही ये हटेगा, ये क्वेश्चन मार्क में है, और जब क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट नरेशन बनता है तो उसके साथ इफ या वेदर यूज होता है।
क्या याद रखना, इफ या वेदर यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इफ या वेदर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ लास्ट से देखते हैं, यहाँ इफ वेदर नहीं लगा रॉन्ग, इसमें इफ वेदर नहीं लगा रॉन्ग, ही आस्क्ड दैट यू शुड, ये भी रॉन्ग। तो बचा क्या, ये करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ वेदर आ गया, ठीक ना। ये आइडेंटिफिकेशन है, कुछ ही पलों में आंसर को पहचानना, ठीक है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, ठीक ना। तो आपको मीनिंग वगैरह में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप जो भी इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं उसको मन लगा के 1 से 1.5 घंटे लिखें, पढ़ें, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और जो मीनिंग होंगे ना वो रॉन्ग नहीं होंगे, और करेक्ट मीनिंग को पहचानना भी आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेंटेनेंस, ये होगा MEAINTENANCE, बाकी सब के सब रॉन्ग है, ठीक ना। अगला, ये हमें एज द कॉलम दिया गया है, इसको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो ये डेंटलनेस, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना। मतलब इसके साथ हम किसको मैच करेंगे, तो इसको बोलते हैं पहले का होगा 4 नंबर, इसको बोलते हैं फियरलेस यानी निडर होना, ठीक ना, निडर होने को डेंटलनेस। अगला दूसरा है प्रिक्योरियस का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। प्रिक्योरियस का मतलब होता है रिस्क लेना, यानी कहा जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मुसीबत मोल लेना, ठीक ना। अगला अफेवल का अर्थ होता है दोस्ती, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंडली। और फेटल का मतलब होता है मृत्यु, फेटल का हो जाएगा डेडली, थका हुआ या मृत्यु होना इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 4 1, ठीक ना, 4 1 2 3 है क्या, कहीं 4 1 2 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है मिस्टर Oberoi has the ability to persuade his client to sign the deal, ठीक ना। यहाँ जो ये शब्द दिया है इसका मीन्स क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आपका सी, टू मेक समबडी टू समथिंग बाय गिविंग गुड रीजन, टू मेक समबडी टू समथिंग बाय गिविंग गुड रीजन, यानी अच्छे कारण के लिए किसी को मनाना, ठीक ना। अगला, द नाउन ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन, ये ईडी लगने के कारण ये वर्ब हो गया है, ठीक ना। इसको बोला है नाउन बना के दिखाइए, यहाँ ईडी लगा है तो ये वर्ब है, ठीक ना। यहाँ ईएस लग गया है तो ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक ना। डिसिप्लिन और ये रॉन्ग है, ठीक ना। लास्ट में जिसमें ई आएगा वही करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इन दोनों में ही कोई हो सकता है, तो हम देख लेते हैं DISCI PLI, तो PLI तक पूरा रहेगा, PLIN इसमें यूज हुआ तो एन इसमें यूज ना होने के कारण ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट मानेंगे, ठीक है। अगला, द पुलिस कॉट द थीफ, द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस, यहाँ देखो कॉट लिखा है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट लगा हो तो ये पास्ट टेंस कहलाता है, पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्म। और पास्ट का जो इंडेफिनिट होता है ना, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखना क्या क्या पहचानना है पैसिव वॉइस में। पहला, इसके साथ हैज वो वॉज या वर लगेगा इसके पैसिव वॉइस में। दूसरा, इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक ना। इसके साथ वॉज या वर और तुरंत थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाय लगेगा। 3 चीजें आप पहचान लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो देख लेते हैं, ठीक ना, ये तीनों चीज किसमें मिलती है। वॉज वर, इसमें नहीं है वॉज वर, रॉन्ग, इसमें भी नहीं है तो ये भी रॉन्ग, इसमें वॉज इसमें वॉज, दोनों में है, ठीक ना। ठीक है, ये इतना हुआ। वॉज वर्ड का साथ थर्ड फॉर्म लगना है, तो कैच्ड नहीं होगा, ठीक ना, कॉट होगा, बाय पुलिस। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट, ठीक है। नंबर 31, डच कहाँ के निवासी थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉलैंड, ठीक ना। इसको हॉलैंड को पहले नीदरलैंड कहा जाता था, बट अब इसका जो नया नाम है वो हॉलैंड है, ठीक ना। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा गया है, तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। वहीं बैरकपुर जो विद्रोह कब हुआ था, तो 1824 में। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप किस प्रकार का है, तो इसको आप याद रखना, एक एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो इसको आप याद रखें 18 वर्ष, ठीक ना। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी किसे कहा गया है, तो इसको आप याद रखना। वह ज्वालामुखी जो नियमित रूप से विस्फोट करता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हिमपात किसे कहा गया है, ठीक ना। तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो आकाश से गिरते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिमपात को कहते हैं, ठीक है। अगला, बिहार में 1857 के ईसवी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको आप याद रखें, वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, ठीक है। वही ये क्वेश्चन जो है ये मध्य प्रदेश के जनगणना से आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो इसको आप याद रखना 69.32% है। वही क्वेश्चन 40 देखें, सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आता है। देखो 3 प्रकार के क्षेत्र होते, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो जिसमें ये सेवा क्षेत्र जो है ना, इसके अंतर्गत बैंकिंग आती है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, जमैका देश की राजधानी क्या है, तो इसका आप याद रखें क्योंकि राजधानी वगैरह आता है। तो कॉमन क्वेश्चन, आप सभी देश उनकी राजधानियों को याद करें। किंगस्टन, इसका करेक्ट आंसर होगा किंगस्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अमेरिका होगा, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस देश में पाई जाती है, तो इसको आप याद रखें, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। वहीं संसार का सबसे ऊंचा बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक ना, यानी सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन किस देश में होता है, तो ये है चिली, ठीक है। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था, तो ये 1907 को याद रखें। अशोक के पित्र नहीं, अशोक के पुत्र व पुत्री का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लें। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी, तो वो थे महेंद्र और संघमित्रा, ठीक ना। वीरेंद्र नहीं, धर्मवर्धन नहीं, कुणाल भी नहीं, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। ILO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वही 48, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है, तो प्राकृतिक कारण में आपका आएगा ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। वहीं क्वेश्चन 49, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है, तो इसको आप याद रखना, सिडनी है। क्या है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। वहीं भारत ने अंटार्कटिका में पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से किस वर्ष स्थापित किया था, तो ये 1982 पे किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धरातल की जो ऊंचाई होती है और निचाई मापने के लिए हम किस तल का प्रयोग करते हैं, तो इसको ऊंचाई और निचाई अगर नापना है तो यहाँ पे हम समुद्र तल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 52, सभी तापीय ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, जिसको आप याद रखें, कोयले का, ठीक ना। तापीय ऊर्जा संयंत्र में जो हम यूज करने वाली चीज होती है वो क्या है, कोयला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 53, इसको आप देखें, मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसको आप याद रखें, ढोलक, ठीक ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ढोलक का प्रयोग करते हैं। वहीं 54, ये काफी लेक्चरों में देखा गया, 2023, 22, 21 इनके सेटों में भी इस क्वेश्चन को देखा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखें, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। किस कारण से, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। वहीं क्वेश्चन नंबर 55, मध्य प्रदेश के किस प्रमुख झील को उज्जैन की सुंदर झील कहा जाता है, तो ये हरसूद झील है मध्य प्रदेश में, इसको कहा जाता है, ठीक ना। अब ये जो बच्चे क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट से एक क्वेश्चन आएगा, छोटे ही क्वेश्चन आएंगे बट आएगा जरूर। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है, तो इनको कहते हैं लिटिल मास्टर, ठीक ना। वहीं मध्य प्रदेश की किस प्रमुख नदी को सिंचाई की धारा कहा जाता है, तो यह है नर्मदा, ठीक ना।
नर्मदा नदी को सिंचाई की धारा कहते हैं, ठीक ना। ये जो नदी होती है ना, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती है, ठीक ना। ये पूरा मध्य प्रदेश के बीचों बीच कहा जाए निकलती है। वहीं 58 मध्य प्रदेश में व्यावसायिक ऊर्जा की प्रमुख आपूर्ति किस स्रोत से होती है, तो ये भी क्या है, कोयला ही है, ठीक ना। वहीं रिवॉल्वर के आविष्कारक, तो एक इन्वेंशन से क्वेश्चन आएगा, आविष्कार कौन खोज किसने की, हेलीकॉप्टर की खोज किसने की, इनको पढ़ें। तो ये सैमुअल कोल्ट जी ने रिवॉल्वर की खोज की थी। वहीं गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति जो है तो आलू से संबंधित होती है, ठीक ना, ठीक ना। इसको आप याद रखना, गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। अगला क्वेश्चन हम साइंस पे देखेंगे। साइंस के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत विभव किलोवाट घंटा, ना ये गलत है। विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा, ये भी गलत है, ठीक ना। विद्युत बल किलोवाट मिनट, ये करेक्ट है। विद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, ठीक ना। और इसको याद रखना, 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जे थॉमसन ने किसकी खोज की, तो याद रखना ईंट। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन में, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच न्यूट्रॉन की खोज चैडविक में, ठीक है। इस प्रकार से तो थॉमसन ने किसकी की, इलेक्ट्रॉन। ईट, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने। अगला, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण में किया जा सकती है, तो इसको आप याद रखना। बिडाल जो परीक्षण में हम खोज करते हैं, इसको टाइफाइड ज्वर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, तो आप इसको याद रखना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दो छोरों पर बधी कंपन करती हुई एक डोरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दो छोर पहला है, एक बंद आर्गन पाइप, नहीं ये पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये सेकंड, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ अगर करें तो केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति होगी। अगला क्वेश्चन 65, सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस, तो ये होगी आपकी हीलियम, सबसे हल्की गैस होती है। इसी को किसमें भरते हैं, इस चीज को याद रखना, इसी को टायरों में हवा भरते हैं, जो हेलीकॉप्टर वगैरह में प्लेन में रहता है ना, हवा हवा भरने में, गुब्बारे में हवा भरी होती है, बस बहुत हल्की होने के कारण इसको भरा जाता है। और समुद्र में श्वसन करने के लिए भी हीलियम का ही प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटे क्रिम भी कहा जाता है, तो इसको आप याद रखना, प्लेटिहाउमेंथीज को कहते हैं, ठीक ना। वह लेंस जो किरणें एकत्र करता है उसे कहते हैं अभिसारी, और वहीं वह लेंस जो किरणों को फैला देता है, एकत्रित नहीं करता, फैलाता, उसे अपसारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोले एकत्रित करने के लिए, तो अभिसारी याद रखना, ठीक ना। अगला, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग से अत्यधिक अवांछनीय क्या होता है, तो ये कार्सिनोजेनिक, कैंसर जनक पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होता है इससे, ठीक है। इसलिए खाद्य पदार्थों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए और बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला 69, कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो इसको आप याद रखें, रॉबर्ट हुक ने। आकाश के किस कारण से नीला दिखाई देता है, आकाश जो है किस कारण से नीला दिखाई देता है, इसको आप याद रखें, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन जो होता है उस कारण से, ठीक है। 71, औषधियों में स्वापक के रूप में औद्योगिक यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। वह 72, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी लेक्चरों में पूछा गया, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं एपीकल्चर, क्या याद रखोगे, एपीकल्चर। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप निलंबन प्रकार लिखेंगे, ठीक है, उच्च वोल्टेज अगर चाहिए तब। वहीं अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु जो होता है डी ब्लॉक में होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे, तो डी ब्लॉक का जो तत्व है वो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम है, नहीं क्षारीय
ब्रदर डी ब्लॉक का नहीं है, एस ब्लॉक में ही है, ठीक ना। ये एस ब्लॉक का ही शायद सेकंड समूह होगा, तो उसमें ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन करके ऐसे रहेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम रहता है, तो मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, डी का नहीं याद रखिएगा, ठीक ना, एस ब्लॉक का तत्व है। वही अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जिम्मेदार है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइजोबियम रहेगा। वही उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो ये रबर का जो शील्ड है ना, इसको अगर आप उपकरणों में लगा दें तो बाह्य चुंबकीय पदार्थ जो है तो उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, तो वो है यूरेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं 78 पे निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर भाग है, तो इसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना होता है, तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल को ही ग्रेट बेयर बोला जाता है, ठीक ना। अगला, जिन पदार्थों का ज्वलनताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं ज्वलनशील, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, ठीक ना, साइड ऑफ ट्राइंगल दी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा मिस है, तो यहाँ लिखना था मुझे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से साइड दिया हो ना, अब बोल दे समकोण त्रिभुज, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या करना, आप पहले प्यार से एक ट्राइंगल बनाना, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें ये वाली साइड जो होती है ना, ये सबसे बड़ी रखनी है, तो इनमें तीनों में साइडों में जो सबसे बड़ा अंक होगा यहाँ पे रख देना। इसके बाद आप कहीं पे भी कुछ भी रख देना, जैसे 4 रख दो, 3 रख दो, ठीक है, तब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी साइड को हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे ऊपरी इस साइड पे, ठीक ना। इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ठीक ना। तो यहाँ पे रखना ए बी सी परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और ये आपकी एच होता है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक ना। अब इतना करने के बाद आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये याद कर लो। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक ना। इसके बाद आप रखोगे 1/2, और ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो होता है ना बेस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। इसको आप यहाँ पे रखो, तो बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 4। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू जितनी है ना, इनको आपस में प्रोडक्ट करना है आपको, तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ये 12 हुआ, अब 1 हुआ, 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ 2 रख के डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे समझिए। इसी तरह हम आगे भी करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक ना। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, क्या प्रैक्टिस आप कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, क्या बहुत हाईली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में, थोड़ा इजी ही रहेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा कि साइड ऑफ ट्राइंगल दिए हैं, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 10 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, और यहाँ 8 सेंटीमीटर की, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ठीक ना। मतलब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जबकि ये जब हम सेट देखेंगे 100 नंबर की सीरीज देखेंगे प्रैक्टिस सेट की, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 82, बट मैथ की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक ना, यानी वर्गमूल इसका ज्ञात करना है 25 का, ठीक है। तो आप वर्ग ज्ञात कर लो पहले, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर ये 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक ना, मिस हो गया था, 25 नहीं होता 16। अब इस प्रकार से स्क्वायर याद कर लें, इसी प्रकार स्क्वायर रूट होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, बट यहाँ देखो
0.25 लिखा है, तो जिसमें 5 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये रॉन्ग हुआ। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा ना, तो जब आंसर आ जाएगा ना, ध्यान रखना जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे। 1 और 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक का डिवाइड करो तो कितना आया 1। मतलब जब आंसर आएगा तो हम जो पॉइंट यूज करेंगे आफ्टर 1 डिजिट करेंगे। तो इसमें देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा और इसमें क्या है 1 अंक बाद तुरंत ही लगा ना, तो ये करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है, और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ इजी सा, ठीक ना। क्वेश्चन रहेगा 0.16, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको, ठीक है। 0.4 और एक क्वेश्चन बड़ा सा दे देता हूँ 1.44। उससे पहले जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर जरूर निकाल लें। हाँ, आपसे ना बने स्क्वायर तो कमेंट्स करें, हम बताएं। जैसे 4 आया क्यों, अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखना जितनी पावर होती है उसको 2 बार लिखते हैं। जितनी पावर 2 है तो 2 टाइम। 3 का स्क्वायर क्यों 9 हुआ, उसका रीजन है 3 × 3 हुआ, ठीक ना। 4 का स्क्वायर 16 क्यों हुआ, उसका रीजन है कि मैंने 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से स्क्वायर निकालिए। ऐसे प्रकार जस्ट अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, हम आपको विस्तृत बताएंगे, ठीक ना। अगला, इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर ना करें, ये क्वेश्चन वही है जो पेपर में आ चुका है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक ना। लेकिन ये जो मैं सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे बनाए हुए पेपर है, प्रैक्टिस सेट है जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको जो मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पूरे के पूरे आप पा जाओगे, ठीक है। आप भी पढ़ें, अपने यार दोस्त मित्र सखा फ्रेंड को भी पढ़ाएं अगर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रहें और साथ में पढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन नहीं है, मतलब आपको बताना है विच नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक ना। ध्यान रखना इसके पिछले भी लेक्चर जो मैंने अपलोड किए थे उसमें भी क्यूब और क्यूब रूट स्क्वायर रूट आ रहा था, ठीक ना। तो आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट इनको याद करते जाना है, ठीक ना। अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब पावर 3, इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बट 1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो हमेशा याद रखना 1। ऐसे 2 का जो क्यूब होता है 2 × 2 × 2 कितना हो जाता है 8, और 2 का 8 का क्यूब रूट कितना होता है, उसका रीजन है 2। जस्ट अपोजिट देखो 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 2 का क्यूब होता है 2। तो इस प्रकार से आप एक काम करो, कम से कम 30 तक ऐसे ही क्यूब निकाल लो और 30 तक क्यूब रूट, इनको रट डालो। रटने से फायदा ये होगा कि आप कैलकुलेट नहीं करोगे, जल्दी से आप जान जाओगे कौन सा क्यूब है कौन सा क्यूब रूट है। तो देखो ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है और ये भी, बट 120 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता है, ठीक है। इस अब देखिए क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो मुझे सब पता है कि किस संख्या का क्यूब रूट है, बट आप नहीं पढ़े हैं तो इसलिए आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इन अंकों को देखते ही जान गया कि ये जो क्यूब है ये किस संख्या का क्यूब है, तो 13 का क्यूब होता है, यानी 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। S7 का क्यूब होता है, ठीक ना। और ये जो होता है ना 11 का क्यूब होता है, इसलिए मैं जान गया। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो मैंने बता दिया पूर्ण घन 120 जो है बाहर है इन ऑप्शन से। अब देखो यदि मुझे पता चल सकता है तो पता आपको भी चल सकता है, तो आप क्या करो, ठीक है, आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट याद कर लो, कम से कम 60 तक स्क्वायर और 60 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब रूट और क्यूब। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया क्यूब और क्यूब रूट तो एक काम करो, आप 15 का स्क्वायर तो 15 का क्यूब निकाल के आप कमेंट्स करना कितना आएगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 यानी क्वेश्चन नंबर मैथ का 4 है और सीरीज जो मेरी अपलोड होगी टोटल 100 क्वेश्चन की जब अपलोड होगी सीरीज तो उसका ये क्या होगा 84 नंबर होगा, ठीक है। तो मैं पार्ट बाई पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, लेक्चर को फिर इकट्ठा करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे की बनेगी, ठीक ना। तो अभी इसको देखते हैं। अब इसको क्या बोला है, फाइंड द फैक्टर, मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना जब भी हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो पहले नंबर से नंबर के इंटू करते हैं। तो 2 9 जा कितना हुआ, 2 9 जा 18। बट अगर कटे तो काट देंगे, तो देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। याद रखना ऊपर नीचे डिवाइड करना, देखो ये नीचे था ये ऊपर डिवाइड हुआ, ये ऊपर था तो ये नीचे डिवाइड हुआ, इस प्रकार से करते हैं। अगर डिवाइड हो तभी करना, जबरदस्ती नहीं करना, नहीं गलत हो जाए। अब देखो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 3/5 में आएगा, तो जिसमें 3/5 होगा वो सही होगा। 3/5 3/5 मतलब ये रॉन्ग हो गए। इस प्रकार से
जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ना तो पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन को क्रॉस आउट करना, निकालना है कौन से ऑप्शन ऐसे जो इलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो देखो 2 ऑप्शन तो गए, अब इन दोनों में से कौन सा आने वाला, तो अब आगे हम प्रोसीजर करेंगे। तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे x कितना है, 1 है। तो 2 में जब x 1 को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें x की पावर 3 होगी वो हमारा करेक्ट होगा। तो दोनों में देखो यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 2, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर देखो एक ही बार मिल गया। हम चेक भी कर सकते हैं y की पावर 3 आएगी कि नहीं, तो यहाँ y की पावर 1 है और ये 2 है, तो 3 आएगी, करेक्ट। आगे समझे। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, 4/6 x स्क्वायर y और इंटू दे दिया 12/8, ठीक ना, 12/8 x बाई। अब इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, ऑफ 2 कॉइन टू गेट 2 हेड, ठीक ना। आपको बताना है 2 सिक्कों के एक साथ उछाल दे। अगर 2 सिक्के एक साथ फेंके जाएं तो दोनों पे ना हेड आए, दोनों पे शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता फाइंड करना, ठीक ना। तो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो पहले देख लो टोटल कितने इवेंट्स आते हैं। जैसे एच आएगा, एस टी आएगा, टी एच आ सकता है या टी टी आएगा, ठीक ना। मतलब जब भी 2 सिक्के उछाले जाते हैं, फेंके जाते हैं, तो हो सकता है एक कैंडिडेट के सिक्के में हेड आ जाए तो दूसरे में हेड आ जाए, ये संभावनाएं हैं, ठीक ना। या हो सकता है एक में हेड आए तो दूसरे में टेल, या हो सकता है एक में हेड आए टेल आए तो दूसरे में हेड, या हो सकता है दोनों में टेल टेल आए। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होंगी, मतलब सिक्के पे हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 4 टोटल कहलाते हैं इसको, ठीक ना। 4 हो गई, लेकिन ये बोला कि दोनों पे हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड ऑन बोथ क्वाइन। दोनों पे हेड किस पे आ रहा है, तो देखो इसमें भी हेड आया, हेड हेड, इसमें बस है ना, इसमें एक में हेड एक में टेल, इसमें एक में टेल एक में हेड, इसमें दोनों में टेल आया, टेल आया, सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोनों में जो हेड है वो एच है, मतलब कितने पे आ रहा है, ओनली 1 पे, ठीक ना। तो ध्यान रखना ये कहलाती इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये कहलाते टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक ना। जब हम आंसर निकालते हैं तो याद रखना जो टोटल होता है ना उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, टोटल, ठीक ना। जो गेट करना है, मुझे क्या गेट करना था, हेड, उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। आगे समझ, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक सिक्के को उछालना है, एक सिक्के को टॉस करना है, तो उस पर हेड लाने की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब शीर्ष, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, ठीक है। क्योंकि ये जिस क्वेश्चन आएंगे बहुत टफ नहीं आएंगे आप इसका आंसर दें तब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुनी की जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम ट्वाइस कर दें तो व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम विल बिकम हाउ मच टाइम, ठीक ना। इसमें बताना है कि वो जो वॉल्यूम है ना वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए पहली बात तो यहाँ बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का आयतन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये याद कर लो पहले, ठीक है। अब इतना करने के बाद बेलन की त्रिज्या को यानी रेडियस को ट्वाइस किया गया है, तो अगर आर होती, देखना रेडियस हमेशा आर होती है, जब ट्वाइस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 2r हो गई, अब सिंपली हम इस वॉल्यूम में रखेंगे और आंसर निकालेंगे, तो फाई रहेगा आर की जगह आप रखोगे 2r का स्क्वायर और एच, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ 4 होगा ना। अब पाई आर की पावर 2 एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो फार्मूला ऐसे होता क्या, देखो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसके पहले कितना है, 4 है, मतलब वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। आगे समझे, जितना ये आएगा उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि यदि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर ट्राइस हो जाए, ट्राइस मतलब 3 गुनी हो जाए, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है तो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, यानी उसका जो आयतन वो कितने गुना हो जाएगा। इसको आप आंसर करें तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन 87। 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना।
रेशियो फाइंड करना है 20 पैसे का 3 रुपए से, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो फाइंड होता है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पैसे है और यहाँ रुपए है, ये अलग अलग यूनिट कभी सॉल्व नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, या कि हम रुपए रुपए बनाए कि पैसे पैसे, हम पैसे बना लेते हैं, ठीक ना। तो 20 पैसे हुआ रेशियो, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, 3 रुपए। अच्छा ये बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक ना। जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जब 1 रुपए में 100 पैसे तो 3 रुपए में 300 पैसे हो जाएंगे। तो आप क्या करो, 20 और ये 300 हो गया, ठीक ना। अब इनको आप डिवाइड कर दो, ये कट गया, ठीक है। 2 1 जा कट गया, रेशियो लगाए और 2 से कटे 15 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। 20 पैसे की जगह मैंने 60 पैसे दिए, ठीक है, और 60 पैसे का 5 रुपए से रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, राहुल और दीपक की आय का जो अनुपात है, रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड दीपक 4:3 है। और आफ्टर 6 ईयर यानी 6 वर्ष बाद जो है ना, राहुल की जो आयु 26 हो जाती है 6 वर्ष बाद, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना, आपको क्या करना है, जितना भी रेशियो दिया उनमें एक्स का इंटू कर देना पहले। एक्स का इंटू हो गया तो ये करंट एज कहलाएगी, यानी प्रेजेंट एज, ठीक ना। अब क्या बोला, आफ्टर 6 यानी 6 वर्ष बाद, तो इन्हीं में आपको क्या करना है, 6 प्लस करना है, ठीक ना। ये 6 वर्ष बाद की एज कहलाएगी, ठीक ना। ये इसकी हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी, यानी राहुल भाई की हो जाएगी 4x और दीपक भाई की हो जाएगी 3x, ठीक है। ये एज हो गई। ध्यान रखना कौन कौन सी एज है। ये जो है ना करेंट एज है, यानी जिसको बोलते हैं प्रेजेंट उम्र, प्रेजेंट एज, ठीक ना। और ये जो है ना, ये 6 वर्ष बाद की है, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो बोला क्या आगे, 6 वर्ष बाद राहुल बाबू जो है ना वो 26 वर्ष के हो जाते हैं। तो इनमें से राहुल कौन है, पहला, ये 4x वाला। तो आपको क्या करना है, 4x प्लस 6 इज इक्वल 26। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 6 उधर जाएगा, तो 4x इज इक्वल 26 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 माइनस 6, तो 4x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 20। अब ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अच्छा, तो x की वैल्यू जब 5 आ गई तो बोला क्या, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो करेंट एज में हम 5 का इंटू करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमको। तो देखो ये दीपक बाबू हैं 3x, तो 3 इंटू क्या करोगे आप, 3 इंटू एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो 3 5 जो कितना हुआ 50। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। आगे समझे, इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि यदि राहुल और दीपक की जो उम्र है ना वो 8:6 हो जाए, ठीक ना, और यहाँ जो 6 वर्ष बाद दिया है ना, ठीक ना, तो ये अगर 12 हो जाए, ठीक ना, 12 वर्ष बाद, तो राहुल की आयु जो है, राहुल की जो आयु है 52 हो जाती है, याद रखना 52 हो जाती है। तो आपको बताना है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन में चेंज कर दिया, रेशियो 8:6, 6 वर्ष की जगह 12 वर्ष, और जो यहाँ पे राहुल की एज थी 26 को मैंने 52 दिया। तो आप फाइंड करें इस क्वेश्चन का आंसर। तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट, ठीक ना। आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक ना। इसमें क्या करो आप, 3 में 15 का डिवाइड, 5 में 20 का डिवाइड, 8 में 64 का डिवाइड, 25 में 1000 का डिवाइड कर दो। उसके बाद जो भी अंक आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए ये नंबर छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक ना, तो हम ऊपर नंबर 0 बढ़ा लेते हैं। तो जैसे 30 लिखा है, ये 3 लिखा है ना, जितने 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको सिंपल करने के लिए आप क्या करो, 3 है 30 कर दो और 15 से डिवाइड करो, ठीक ना, ऐसे। तो 15 दूनी 30 हुआ और पॉइंट लगा देना, ठीक ना। ऐसे 50 है तो वो 5 है तो 50 कर दो, ठीक ना, और ये कट जाएगा और इसको डिवाइड कर दो, ठीक ना। अब इसमें डिवाइड करने के बाद यानी 5 में 2 का डिवाइड कर दो, ठीक ना,
तो ये हो जाएगा 0 0 लगा देना। दूसरा हो जाएगा 0.25। जैसे तीसरे को 8 से 8 कट जाएगा पहले, तो 8 एक कम 8, 8 5 64। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, फिर से इतना करने के बाद आपको 1 में 8 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर देना, 0.123 है, तो आप आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा दो, 25 लिखे। ध्यान रखना ऐसे डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 जीरो है तो 1 और 2, तीसरे पे 1 2 और ये हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि तीसरा अंक था ही नहीं तो हमने पॉइंट लगा लिया। इतना होने के बाद अब इनमें इसको याद रखना, ये जो है ना इसको हम काउंट करेंगे 20 पैसे, ये 25 पैसे, ये है 0.125 यानी 12 पैसे। आइए ये 0.025, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये 25 पैसे 125। तो ये करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। बी मतलब 5/20। ठीक है, ये आपका सी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हाँ ये अगर आपको डिवीजन वगैरह ना समझ में आया हो तो एक बार देख लीजिए। ठीक ना, इन क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पे 15 का डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे एक बार देख लें। ऐसे 3 आया, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 15 दूनी 30, इस प्रकार से सॉल्व करिए तो 0.2। ऐसे ही आप 5 में 20 का डिवाइड करें तो 0 0 आया, 5 पॉइंट लगाएंगे तो ये 50 होगा, तो 20 दूनी 40। और इस प्रकार 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो गया, तो 20 पंचे 100। ये देखो दूसरे का आ गया 0.25, पहले के जैसे 0.23, दूसरे का आया 0.25। ऐसे 8 में आप 64 का डिवाइड जब करेंगे तब आएगा 0.125। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 4% यानी 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। फाइंड द इंटरेस्ट वेन, जो रेट दिया है 4% है, आर की वैल्यू है, और आपका प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल यानी पी की वैल्यू तो 2050, 500 रुपये, 50 नहीं है, और जो आपका टाइम है वो 3 ईयर का है। तो आपको एस आई निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला मैं काफ़ी लेक्चर में बता चुका हूँ, बट एक बार देखें, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100 होता है। ठीक है, बस आपको इसी फार्मूले में आपको इसको पुट करना है और आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए और मिलाइए आंसर सही है कि नहीं। 2500 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 अपॉन 100। इसके बाद आप 100 से 100 को डिवाइड करिए, जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो इसको आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरा आ गया इतना। ठीक ना, अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए सही गलत। अगर मल्टीप्लीकेशन आपसे बनता है तो आपका सही आएगा, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देखें 300। ठीक ना, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, यहाँ 4% की जगह 5% दे दिया मैंने, और ये जो है ना 3500 था, तो यहाँ मैंने 3000 रुपये दे दिया, 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष दे दिया। तो आपको फाइंड करना है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, पर फार्मूला जरूर याद कर लो है ना। आप करें तब तक हम क्वेश्चन नंबर 91 करेंगे। चित्र को देख के आपको एक्स वैल्यू फाइंड करना है। याद रखना है कोई पॉइंट हो ना, पॉइंट के अराउंड जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो टोटल एंगल जो होता है ना, किसी पॉइंट का टोटल एंगल, सम ऑफ टोटल एंगल एनी पॉइंट, तो ये होता है 360। ठीक ना, सभी एंगलों का जो सम होता है 360, तो हम सभी को ऐड करके ना 360 सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस 15 प्लस 6x प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल, आप लिख लो 360, बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आप इसी प्रकार से करें तो जल्दी सही हो जाएगा। ठीक ना, अब x को x से ऐड करो, 6 4 10 3 13x, नंबर को नंबर से, तो सेम सिंबल ऐड होंगे तो 30 हो गया, 360 हुआ। यहाँ 13x इज इक्वल 360, और ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ये तो ये हो गया 0 9 3, x इज इक्वल 390 अपॉन 13 का डिवाइड करो, x इज इक्वल 30, ये x की वैल्यू। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आपको करने के लिए। ठीक है, यहाँ जो 3x था ना, ये हो गया है 4x, ठीक है, प्लस 8, और ये जो हो जाएगा
यहाँ 3x प्लस 7, ठीक ना, और ये जो 6x था इसको मैंने कर दिया 3x, ठीक ना। अब इतना आ गया तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक ना। पॉइंट में भी आ सकता है बट आप आंसर जरूर करना, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 92, यानी ये जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का और लेक्चर का 92। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सन 2023 की भी पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो इसका फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया। ए क्यू माइनस बी क्यू का जब भी फार्मूला हो ना तो यहाँ देखो माइनस लिखा हुआ है, मतलब इनमें से जो जिसमें माइनस होगा वो आंसर होगा। तो इसमें प्लस इसमें प्लस, ये दोनों बाहर हो गए, अब इन दोनों में माइनस है, ठीक ना। याद रखना जब माइनस रहेगा ना तो जब इसका आंसर आएगा तो शुरू में माइनस रहेगा और अंदर वाले ब्रैकेट में ना, अगर शुरू में माइनस है तो अंदर वाले ब्रैकेट में प्लस ही प्लस होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है फार्मूला ऐसा आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान देना इसमें प्लस है तो आंसर जब करेंगे तो पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में एक जगह जरूर माइनस होगा, ठीक ना। जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। फार्मूला ए प्लस बी होता है इसका, क्योंकि शुरू में प्लस और अंदर एक माइनस होता है। तो क्योंकि यहाँ माइनस है यानी पहले में माइनस तो अंदर प्लस प्लस, ये देखो माइनस और ये प्लस प्लस, तो करेक्ट आंसर इस प्रकार से आप चूज करें जल्दी आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है बी ऑप्शन का इसी का है जिसका मैंने बताया प्लस वाले का बताया, ठीक है। बट यहाँ माइनस होने का ये रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लस वाला कौन सा फॉलो करेगा, ये वाला, ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक काम करिए, आपको मैं एक फार्मूला पूछ रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, इसका आंसर कमेंट्स कर, इसको रट लें, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आने वाला है क्वेश्चन 93, ए और बी मिलाकर मिलाकर नहीं मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसे 30 दिन में करता है। ध्यान रखना ए जो है ना, ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में और ए अकेला उसे करता है 30 दिन में। तो बोला है कि बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो इसका सिंपल आंसर क्या है, क्या करूँ 1/30, 1/10 लिख लो पहले और माइनस कर दो 1/30 और आंसर आ जाएगा। एलसीएम 30 1 जा 30 और 10 1 जा 10, इन दोनों को इंटू कर दो 300। 30 में 10 गया तो कितना है 20/300, बस 0 0 कट गया, इनको डिवाइड करते 1/15, आंसर क्या रहा 15। 1/15 रख के ओनली आंसर 15 रखना, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक मैं आपको दे देता हूँ। 10 की जगह 20 दे दिया और 30 की जगह मैंने 40 दे दिया, ठीक ना। तो आपको बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब इसको आंसर को कमेंट्स करें, हम अगला क्वेश्चन करते हैं 94। बोला है इसका फैक्टर निकालिए, ठीक ना। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखा 72, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, जिसमें 72 आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 9 8 जा 72 सब में आ रहा है, इससे फॉलो नहीं हुआ, सही नहीं है, ठीक ना। दूसरा काम है यहाँ पे जो देखो हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं कैसे आप क्वेश्चन के आंसर को पहचानोगे, ठीक ना, आंसर से निकल आएगा। यहाँ लिखा माइनस, तो अब क्या करना है, ये जो साइन है ना इनको आपस में इंटू करना है और ये देखना है कि माइनस किस में आता है इंटू करने पे। देखो माइनस और माइनस के इंटू करने पे प्लस आ गया, तो ये रॉन्ग, क्योंकि चाहिए माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस के इंटू करने पे माइनस आ गया, ठीक है, माइनस चाहिए, माइनस प्लस का इंटू करने पे माइनस आ गया, माइनस चाहिए, ये प्लस का प्लस में इंटू किया तो प्लस हुआ, ये रॉन्ग हो गया। तो ध्यान रखना है जो साइन यहाँ रहेगा वही आना है। तो अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि 2 नंबर पे हमारे माइनस आ रहा है, तो सही कौन सा होगा अब बता दो, ठीक है। तो याद रखना इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देख लो माइनस लगा हुआ है, तो जो बड़ी संख्या होगी ना वो पहले आएगी, वो माइनस में होनी चाहिए, ठीक ना। जैसे प्लस है 9, तो ये बड़ी संख्या प्लस में है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक ना। देखो चेक करते हैं, एक्स से एक्स का इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के 8 का इंटू हुआ तो प्लस 8x हुआ, फिर इसका इसमें इंटू हुआ तो -9x हुआ और दोनों का इंटू हुआ तो -72 हुआ। अब
एक्स स्क्वायर हुआ, दोनों सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस एक्स हुआ और माइनस 72 आ गया ना वही। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन होते हैं अगर आपस में इनको प्रोडक्ट कर दो, करने के बाद अगर ये चीज दिख गई तो इसका मतलब है कि यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 95, 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 13,230 है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि के रूप में संयोजित होती है तो मूलधन क्या होगा। ठीक ना, रेट आपके पास 5% दिया है, 2 ईयर का टाइम दिया है और यहाँ अमाउंट दिया है 13,230 रुपए मिश्र धन। तो बोला कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मूलधन फाइंड करना है यानी प्रिंसिपल, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल पी ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ अमाउंट जो दिया है 1323 दिया है, इसको बोलते हैं मिश्र धन। पी गिवन नहीं, 1 आर की वैल्यू जो है वो 5% है, तो आप यहाँ रख दो 5/100 और n की वैल्यू जो उसको टाइम बोलते हैं, जो इसमें वर्ष लिखा होगा। ठीक है, 2। तो इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, तो इजिली आप क्या करो, 1323 ऐसे रखो। अब इसको सॉल्व करो, पी रखे रहो, इसका 100 को 1 में इंटू तो क्या हो जाएगा, 100 1 जा 100 और 5 से ऐड कर देना तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 रखना। इसके बाद 13230, ये 100 है ना, इनको 2 टाइम रखना है, पावर 2 है, तो इसको 105/100 फिर 105/100 कर देना। देन इसके बाद प्रिंसिपल निकालना है ना, तो 13230 इंटू 100 को ऊपर ले जाओ, ये जो वैल्यू नीचे रहेगी, ये नीचे है ऊपर आ गए और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे ऐसे, ये इज इक्वल हो जाएगा पी। बस अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन मस्ट है, आपसे कितना अच्छा जोड़ घटाना गुणा भाग बनता है उसको करिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम। यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 से 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम, एक जीरो कट गया। फिर से काटिए, 3 7 21, 30, 3 एकम 3, 1 3 चौको 12, 3 7 21 जीरो। फिर 7 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम और ये जीरो। फिर 7 से आप काट दो इसको, 7 3 21 जीरो, 30 बच गया और ये ऊपर 20 दो 20 है। ठीक ना, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 त्याई 6 दूनी 12, ये गलत ये गलत ये गलत, मतलब 12 आएगा। 3 जीरो, अरे 3 जीरो देखते ना हम कहाँ से आएगा, 30 में एक जीरो था, 20 में एक जीरो और इस 20 में तो 3 जीरो, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 96, रमेश एक वस्तु को 434 में बेचकर, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब उसने एक जो वस्तु थी ऑब्जेक्ट था उसको 434 पे बेच दिया और 24% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट उसको कितनी मिल गई बेचने के बाद, 24% का, यानी प्रॉफिट भी दिया 24 का। तो बोलता है वस्तु की कीमत कितनी थी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक ना, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, इसलिए फार्मूला याद कर लो आप। कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस जो थी वो 434 है, 100 है और यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 में आपको 24 ऐड करना है ऐसे। ठीक है, ऐड करिए तो 124। अब इसके बाद में लास्ट काम ये बचता है कि आपको कैलकुलेशन कितना अच्छा आता है, कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लो ना, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 दूनी, इसको काटते हैं, 2 एक कम 2 एक कम, 2 सत्ते 14,
ठीक ना। नहीं नहीं, दो एक कम नहीं, दो दूनी चार, फिर दो एक कम, दो सत्ते ऐसे आएगा, 217। अब इसके बाद दो से काटिए, दो त्याई छः, दो एक कम, और यहाँ काटिए 50 आ गया। फिर सेवन से कट जाएगा, 31 से बन जाए जो होता है ना 217 होता है, तो सेवन आ गया, तो 7 × 50 आप करोगे तो 7 5 जो 35, 350 है क्या ऑप्शन में, देखते हैं। ये ऑप्शन है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपने एक शर्ट को 45 रुपए में खरीदा और उसमें आपको 25% का प्रॉफिट मिला, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये बेचा है, शर्ट खरीदा था आपने, उसको 45 में बेचा है, खरीदा नहीं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करिए, आप फाइंड करिए। हम क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो फ्रैक्शन दिया है ना, तो इसको आपको सिंपल करना है। 3 × 2 = 6, इनको इंटू करिए और इसके ऊपर ऐड करिए तो 7 हो गया, और अपॉन 3 × 9 -7, फिर से डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3 3 जा, और जितना आए इंटू करिए, तो 7 × 3 -7, 7 3 जा 21 और -7 सब्ट्रैक्ट के कितना है 14, ठीक है 14 आ गया, ब्रैकेट सॉल्व। बट बाहर क्या लिखा है ×2, ×2 कर दो 28, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप करो, और उसको करने के बाद उसका आंसर अगर आ जाए तो कमेंट्स करो, ठीक ना। 4 राइट 1/2, 2 की जगह मैंने दिया 3 × 6 दे दिया, -8 दे दिया, ब्रैकेट के बाहर जो दिया ना वो ×4 दे दिया। इसका आंसर क्या आ सकता है बताइए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बेस सेम दिख रही है, दिख रही है बेस, सभी बेस खत्म, सभी को हटा दो, इसके बाद इन पावरों को ऐड कर दो, m + 6, 6 क्यों, क्योंकि 5 और 1 6, अब बराबर में 8 लिखा, m = 8 - 6 कर दो, आंसर कितना है 2, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बस सिंपल। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, मैंने m+1 को m+8 कर दिया और यहाँ पे 5 की जगह 3 रख दिया और यहाँ 16 रख दिया, तो आपको बताना है इनकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलिए आंसर करिए, तब तक हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया जाए, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को अगर इंटरचेंज करें, हमेशा याद रखना जब भी हम कोई नंबर लिखे, जैसे 12 लिखें, तो ये है ना, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको 10 डिजिट, ठीक है ना। 10 में हमेशा 10 होता है और यूनिट में 1 होता है, तो हम मान के चलते हैं पहला x रहा होगा तो दूसरा y, तो 10y हो गया। बट बोला क्या, इसको चेंज करना है इनको, तो जहां x है वहां y हो जाएगा, ठीक है, ये y हो गया, और जहां ये x था y हुआ, तो जहां y हो वहां x हो जाएगा। बोला अंक को बदल दिया जाए तो पहले से 9 कम हो जाता है, कम का मतलब होता है डिफरेंस, माइनस हो जाता है 9। तो बोला संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आएगा क्या। चलो करते हैं, ठीक ना। 10y + x - 10x - y = 9। अब 10x, ये 10y है और ये y, दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, 9y हुआ। ऐसे ही 10x में एक x गया तो 9x हुआ, = 9, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से 9 को बाहर करना है, ये हो जाएगा 9 में 9 को डिवाइड कर देंगे अपॉन 9, ये 2 9 कॉमन आए हैं बाहर, y - x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इनका दो नंबर, जैसे दो नंबर मैंने लिया था ना, एक x एक y, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो इस लेक्चर का लास्ट होगा। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई दी है 40 50, साइड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, और इसकी डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर की, मतलब हाइट दी है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला बताता हूँ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है।
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 40 और 50 और इनटू पे हाइट क्या लिखोगे आप 10। ठीक है, बस इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 90 और अपॉन में 2 है तो 2 लिख के इंटू 10 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो 5 और जितना है ना इंटू कर दो 9 इंटू 5 450। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 450 आया क्या, ये देखिए। तो इसी तरह क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ द पैरेलल साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है डिस्टेंस 25 का हो तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें, 1-2 बार 3 बार देखें, रिवाइज करें, तो क्या हो जाएगा वही भी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप जो भी 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ना वो क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम।